हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैं यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। तो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम के चैप्टर 4 के अंतर्गत सेक्शन 67, सेक्शन 67A और 68। ठीक है ना। तो तीन सेक्शन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने देखा था कि प्रॉपर्टी एक्ट में कि बंधक कर्ता जो होता है, ठीक है, तो उसके क्या अधिकार हैं और क्या दायित्व हैं। उन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बंधकदार के क्या अधिकार हैं और क्या दायित्व हैं। ठीक है ना। जहाँ पर हमसे आज के सेशन में सिर्फ 3 सेक्शन डिस्कस करेंगे, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए इन तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यहाँ पे बात करें बंधकदार के अधिकार और दायित्व के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि राइट टू रिडीम, दैट मीन धारा 60 में क्या बताया गया है। इसको हम पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे शॉर्ट में इसको बता देते हैं कि जो राइट टू रिडीम है वो किसका अधिकार, सबसे बड़ा अधिकार बंधककर्ता का था। ठीक है ना। तो मान लीजिए ये ने अपनी प्रॉपर्टी किसको, बी को बंधक रख दी है, और बी ने क्या किया, उधार पैसे दिए हैं किसको, ए को। अब यहाँ पे क्या है, धारा 60 में क्या बताया गया कि ए अपनी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, जो उधार लिया है ए ने, वो सारी चीज़ चुकाने के बाद अपनी प्रॉपर्टी को वापस पाने का अधिकार है किसका, बंधककर्ता का। अब यहाँ पे धारा 67 में क्या बता दिया गया कि यदि मान लीजिए जो ए है पैसा लिया था और बी ने पैसा दिया था। अब यहाँ पे क्या है कि बी क्या कर सकता है, यदि ए पैसा नहीं चुकाता है तो बी उस प्रॉपर्टी को जब्त करवा सकता है या फिर उस प्रॉपर्टी को सेल करवा सकता है। यहाँ पर इन दोनों के अधिकार और दायित्व थोड़े से बताए हैं। ठीक है ना। अब डिटेल में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं बंधकदार के। बंधककर्ता के तो पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे बंधकदार के पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करें तो मेन डिफरेंस यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो धारा 60 है उसके अनुसार जो यदि दोनों पक्षकारों में यदि संविदा भी हो जाए तो भी अधिकार बंधककर्ता का बना रहता है। ठीक है ना। दैट मीन्स यदि मान लीजिए बंधककर्ता ने कि यह कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जो प्रॉपर्टी बंधक रखी गई है, ठीक है ना, तो उसको नहीं छुड़ाएगा। ठीक है ना, उसका मोचन नहीं कराएगा। यदि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेते हैं तब भी उसका मोचन का अधिकार बना रहता है, वो अपनी प्रॉपर्टी वापस पा सकता है। ठीक है ना। और लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया, राइट टू फोरक्लोजर एंड सेल। धारा 67 में ये दोनों पक्षकार ये यदि संविदा करते हैं तो संपत्ति को जब्त या बेचा नहीं जा सकता। अब यहाँ पे क्या है कि उसका मोचन का अधिकार बना था, यदि संविदा कर भी लेता है तब भी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यदि मान लीजिए दोनों पक्षकार ए और बी, जैसे ए ने क्या किया था, बी के पास अपनी प्रॉपर्टी बंधक रखी थी। अब यहाँ पे क्या किया, ए ने बी के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि जब ड्यू डेट आएगी, ठीक है, जब ड्यू डेट आएगी तो उसके बाद 1 महीने और टाइम दिया जाएगा। ठीक है ना, बी के द्वारा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यदि इन दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया कि ड्यू डेट आ गई, फिर भी बी क्या कर रहा है, कुछ टाइम दे रहा है, उन दोनों के बीच क्या हुआ, एग्रीमेंट हो गया। तब यहाँ पे क्या है कि जो संपत्ति है वो ना तो जब्त की जाएगी ना बेची जाएगी। कितने दिन के लिए, ड्यू डेट के 1 महीने के बाद, क्योंकि इन दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ है कि 1 महीने तक इस प्रॉपर्टी को ना तो बेची जाएगी ना ही उसको जब्त की जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यदि संविदा भी हो जाए तब भी इसका मोचन का अधिकार बना रहता है। बट यहाँ पे यदि राइट टू फोरक्लोजर एंड सेल में यदि संविदा कर लेते हैं तो वहाँ पर संपत्ति बेचा या नहीं जाएगा। ठीक है ना, ना ही जब्त किया जाएगा। ये मेन डिफरेंस है राइट टू रिडीम और राइट टू फोरक्लोजर एंड सेल में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 67 की। तो यहाँ पे बात करें धारा 67, तो यहाँ पे क्या बताया गया, पूर्वबंध या विक्रय का अधिकार। पूर्वबंध अर्थात फोरक्लोजर, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो फोरक्लोजर का मतलब क्या होता है कि कोई किसी प्रॉपर्टी को जब्त करने का काम जो होता है, ठीक है ना, जो बंधक रखी गई, बंध मतलब जो बंधक रखी गई संपत्ति उसको जब्त किया जाना, ये क्या कहलाता है, पूर्व बंधक कहलाता है। ठीक है ना। और या फिर विक्रय का अधिकार, अर्थात जो बंधकदार होता है, जिसमें जो प्रॉपर्टी उसके पास बंधक रखी गई है और बंधक के बिहाफ पे जो उसने पैसा दिया है, यदि पैसा उसको नहीं मिलता है बंधकदार को, तो क्या कर सकता है, उस बंधक रखी गई प्रॉपर्टी को पूर्वबंध अर्थात जब्त करवा सकता है या फिर विक्रय कर सकता है, सेल कर सकता है, और उसका जो भी पैसा है वो उससे वसूल सकता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है, राइट टू फोरक्लोजर एंड सेल इसको बोला जाता है। अब यहाँ पे बात करें तब प्रतिकूल संविदा ना हो तो बंधकदार को यह अधिकार है।
अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि तत्प्रतिकूल संविदा ना हो। यदि एग्रीमेंट है उन दोनों के बीच तब तो ठीक है, उस एग्रीमेंट के आधार पे होगा, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे होगा। बट यहाँ पर यदि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है किसके बीच, बंधककर्ता और बंधकदार के बीच, तब यहाँ पर क्या होगा, बंधकदार को ये अधिकार है कि बंधक धन के अपने को शोध दिए जाने के पश्चात, अर्थात जो बंधक धन दिया गया था और उसकी ड्यू डेट आ गई है, ठीक है, तो वो ड्यू डेट आने के पश्चात और बंधक संपत्ति के मोचन के लिए डिक्री दी जाने से या बंधक धन चुकाए जाने से या अन्यथा एतस्मिन पश्चात उबंधित तौर पर निक्षिप्त किए जाने, ठीक है ना, अर्थात निक्षिप्त का मतलब है कि वहाँ पे जमा कर दिए जाने के पश्चात पहले किसी भी समय वह न्यायालय से यह डिक्री की बंधक करता उस संपत्ति का मोचन कराने के अपने अधिकार से आत्यंतिक रूप से विवर्जित होगा या यह डिक्री की संपत्ति बेच दी जाए। यहाँ पर क्या बताया गया है, क्या है कि बंधकदार को अधिकार दे दिया गया है, यदि बंधक धन बंधकदार को नहीं चुकाया जाता तो वो क्या कर सकता है, वो एक केस दाखिल कर सकता है न्यायालय में। लेकिन कब, यदि मान लीजिए जो बंधक करता है उसके फेवर मोचन के लिए डिक्री यदि पारित नहीं की गई है या फिर बंधक धन नहीं चुकाया गया है, तब क्या कर सकता है, जो बंधकदार है वो न्यायालय में केस फाइल करेगा कि एक डिक्री पारित की जाए कि जो बंधक करता था वो उससे विवर्जित हो गया, अर्थात उसको मोचन नहीं करा सकता है, ठीक है ना। इसलिए एक डिक्री पारित की जाए कि वह जो संपत्ति है उसको या तो जब्त कर ले बंधकदार या फिर उसको विक्रय करके जो भी पैसा है उससे प्राप्त कर ले, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है प्रोबंध या विक्रय का अधिकार, अर्थात यदि उसका पैसा बंधकदार का पैसा नहीं चुकाया जाता बंधककर्ता के द्वारा तो क्या कर सकता है, एक केस दाखिल करके डिक्री पारित करवा सकता है कि जो संपत्ति है उसको वो मोचन कराने से विवर्जित हो जाए। कौन, बंधक करता, ठीक है ना, कि वो मोचन नहीं करा सकता है, इसलिए एक डिक्री पारित की जाए और जो भी संपत्ति है उसको या तो बंधकदार के द्वारा बेच दी जाए या फिर उसको जब्त कर ली जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि डिक्री अभिप्राप्त करने के लिए बाद कि बंधक करता बंधक संपत्ति का मोचन कराने के अपने अधिकार से अत्यंतिक रूप से विवर्जित होगा, ये पूर्वबंध बाद कहलाता है, ठीक है ना। जैसे हमने पढ़ा था धारा 60 में मोचन का वाद, ठीक है ना, मोचन का वाद कौन लाता है, जो बंधक करता है, अर्थात प्रॉपर्टी छुड़ाने के लिए वो क्या करता है, मोचन का वाद लाता है, ठीक है ना, कि वो उसमें जो प्रॉपर्टी है उसको वापस दी जाए। बट यहाँ पर क्या है कि यदि बंधकदार के द्वारा कोई ऐसा वाद दाखिल किया गया है कि जो बंधक करता है वो क्या हो जाए, विवर्जित हो जाए, अर्थात उस प्रॉपर्टी का मोचन ना करा पाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर उस मोचन कराने का अधिकार उसका समाप्त हो गया, इसलिए क्या करेगा बंधकदार उस किसी कोर्ट में, ठीक है ना, जहाँ पे अधिकारिता हो उसमें केस फाइल करेगा पूर्व बंध के लिए, ठीक है ना, अर्थात जो प्रॉपर्टी उसको बेचने या फिर जब्त करने के लिए, डिक्री पारित करवाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि वो बात क्या क्या कहलाता है, पूर्वबंध बात कहलाता है, जो डिक्रीदार सॉरी बंधकदार के द्वारा यहाँ पर फाइल की जाती है केस। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट नोट क्या है इसमें कि जो अब यहाँ बताया गया है, आप ठीक है ना, सादा बंधक होता है तो विक्रय का अधिकार होता है, पूर्व बंध का अधिकार नहीं होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिर्फ विक्रय का अधिकार क्यों होता है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो उसका कब्जा किसके पास रहता है, बंधककर्ता के पास ही रहता है, बस वो अव्यक्त रूप से अपने को आबद्ध करता है कि उस जो भी पैसा है वो चुका देगा, ठीक है ना। यदि नहीं चुका पाता तो वो जो प्रॉपर्टी बताता है उसको सेल कर दिया जाए। तो यहाँ पे क्या है, केवल विक्रय का अधिकार है। अब दूसरा आता है आपका सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। यहाँ पे केवल पूर्व बंध का अधिकार है, यहाँ पे विक्रय करने का अधिकार नहीं बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे सशर्त विक्रय द्वारा बंधक में केवल पूर्व बंध की बात क्यों की गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है जब हमने जब पढ़ा था सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, तो वहाँ पर जो विक्रय किया जाता है यहाँ पे एक कंडीशन रख दी जाती थी कि यदि वह पैसा नहीं चुका पाता तो उसका विक्रय माना जाएगा कि हाँ उसको पूरी प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर हो गई, किसको, बंधकदार को। तो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ पूर्व बंधक का अधिकार है कि उस जो प्रॉपर्टी है यदि पैसा नहीं चुकाता तो बंधकदार की है प्रॉपर्टी, लेकिन कब्जा प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, उस प्रॉपर्टी को जब्त करने के लिए क्या करेगा, पूर्व बंध का वाद लाएगा। तो ये सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है, तो इसमें सिर्फ पूर्व बंध किया जा सकता है। उसके बाद अब यहाँ पे भोग बंधक, भोग बंधक में ना तो पूर्व बंध किया जाता है ना ही विक्रय,
रीजन क्या है, क्योंकि जो भोग बंधक होता है, जैसे मान लीजिए ए ने क्या किया था, अपनी एक प्रॉपर्टी थी जहाँ पे बिल्डिंग बनी थी, कई किराएदार रहते थे। इसने बी को क्या बोला था कि आप इस प्रॉपर्टी को तब तक होल्ड करके रख सकते हैं जब तक आपको पूरे पैसे नहीं मिल जाते, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो किराया आता, किराएदार रहते थे तो किराया मिलता था। तो वो सारी जो किराए हैं, लाभ हैं इस प्रॉपर्टी से, वो सारे लाभ और किराए कौन वसूल करेगा, बी करेगा। और कब तक करेगा, जब तक उसका पूरा पैसा रिकवर नहीं हो जाता। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें यही सारी चीज़ें होती है, तो इसलिए भोग बंधक में ना तो पूर्व बंध किया जाता है, ना ही विक्रय किया जाता। ये जब तब तक होल्ड करके रख सकता है बंधकदार जब तक उसका पूरा पैसा नहीं वसूल हो जाता। उसके बाद आता है आपका अंग्रेजी बंधक। यहाँ पे केवल विक्रय किया जा सकता है, ठीक है ना। इसको भी हमने पढ़ा था धारा 58 में। उसके बाद हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक, इसमें भी केवल विक्रय किया जा सकता है, इसमें पूर्वबंध नहीं किया जा सकता। उसके बाद आता है आपका विलक्षण बंधक। विलक्षण बंधक क्या होता है कि ऊपर जितने भी ये बंधक के प्रकार बताए गए हैं, इनमें से अगर किसी भी प्रकार का बंधक नहीं है तो क्या कहलाएगा, विलक्षण बंधक कहलाता है। और इसमें संविदा के शर्तों पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि जो संविदा की गई किस प्रकार की गई है, ठीक है ना, बंधक कैसा रखा गया है और उसकी शर्तें क्या है, उसके आधार पर निर्भर करता है कि पूर्वबंध किया जाएगा कि विक्रय किया जाएगा। तो यह है आपका कि कौन सी बंधक का पूर्वबंध किया जाएगा और किसका विक्रय किया जाएगा। उसके बाद यह धारा निम्न दशा में लागू नहीं होती है, अर्थात जो यहाँ पे धारा 67 बताया गया है, निम्न दशाओं में नहीं लागू होगी। तो पहला क्या है कि सशर्त विक्रय वाले बंधकदार या विलक्षण बंधक वाले बंधकदार से भिन्न बंधकदार पूर्वबंध का बाद नहीं ला सकते। अब यहाँ पे दो चीज़ बता दी गई, कौन कौन से, ये वो सशर्त विक्रय वाले बंधकदार हैं और विलक्षण बंधकदार। इनसे भिन्न कोई यदि बंधकदार है तो वो पूर्वबंध का बाद नहीं ला सकते। यहाँ पे सिर्फ किसके बारे में बताया गया है, सशर्त विक्रय वाले बंधकदार और विलक्षण बंधकदार, यही दो क्या कर सकते हैं, पूर्वबंध का बाद ला सकते हैं। और पूर्वबंध मैंने बता ही दिया है, उसका मतलब क्या होता है, जब्त करना उसकी वो बंधक रखी गई प्रॉपर्टी को। उसके बाद बी नंबर क्या है कि उस बंधककर्ता को जो बंधकदार के अधिकार उसके न्यासधारी या विधिक प्रतिनिधि की हैसियत से धारित करता है, तो बंधकदार ना ही विक्रय कर सकता है और ना ही पूर्वबंध बात संचित करने के लिए प्राधिकृत है। अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए ए है और इसका लड़का कौन है, बी है, ठीक है ना। ए कौन हो गया, पिता हो गया, और इसका पुत्र कौन हो गया, बी हो गया। अब इसने ए ने क्या किया है, अपनी प्रॉपर्टी को बी के पास बंधक रख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि अब बी ने क्या किया, इसको अपने पिता को कुछ पैसे दे दिए उस बंधक के बिहार पे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ए क्या है, पिता है, और बी क्या है, कौन है, पुत्र है। तब यहाँ पे क्या हो गया कि विधिक प्रतिनिधि के रूप में है, ये धारित कर रहा है, ये जो प्रॉपर्टी होल्ड करके रख रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ए का जो वारिस है, ठीक है ना, विधिक प्रतिनिधि कौन है, बी है, क्योंकि उसका पुत्र है। तो यहाँ पे क्या है कि यदि ट्रस्टी के रूप में भी कोई ऐसा प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखता है बंधक के रूप में, तो वो भी क्या नहीं कर सकता, ना ही विक्रय कर सकता उस प्रॉपर्टी को, बंधक रखी गई प्रॉपर्टी का, ना ही उसका पूर्वबंध का बाद ला सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, विधिक हैसियत में यदि कोई प्रॉपर्टी होल्ड की गई है तो वहाँ पे इसको ना ही विक्रय किया जाएगी ना ही पूर्वबंध किया जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे रेल, नहर या अन्य संकर्म, जैसे कोई ऐसे पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसको बंधक रखा गया है, तो वहाँ पर जिसमें जो पब्लिक है, जनता है, वो हितबद्ध है, तो वहाँ पर बंधकदार को पूर्वबंध या विक्रय बात संधि करने का यह धारा प्राधिकृत है। तो जो बंधकदार है वो पूर्वबंध या विक्रय के लिए बात प्रस्तुत नहीं कर सकता है, क्योंकि जो बंधक रखी गई संपत्ति है वो कैसी है, पब्लिक प्रॉपर्टी। यहाँ पे पब्लिक क्या है, जनबद्ध है। उसके बाद डी नंबर क्या है कि बंधक धन के भाग मात्र में हितबद्ध व्यक्ति को बंधक संपत्ति के तत्सम के संबंध में ही बात तभी घोषित कर सकता है जब बंधककर्ता की सम्मति दे दी गई नहीं। अब यहाँ पे क्या है, इसे मान लीजिए ए कौन है, एक बंधक करता है, ठीक है ना। इसकी एक प्रॉपर्टी है 10 लाख रुपए की। अब यहाँ पे क्या है कि इसको मान लीजिए 8 लाख की ज़रूरत पड़ी। तब यहाँ पे क्या है कि बी के पास गया और बोलता है कि मुझे 8 लाख की ज़रूरत है, मुझे पैसे चाहिए और आप मुझे जो प्रॉपर्टी है उसको होल्ड करके रख लीजिए, बंधक रख रख देता हूँ इसको। तो यहाँ पे बी क्या कहता है कि मेरे पास अभी 8 लाख रुपए तो नहीं है, बट मैं यहाँ पे आपको 3 लाख रुपए दे सकता हूँ। तो यहाँ पे
क्या हुआ कि ए ने सी को और डी को भी शामिल कर लिया, तो कुछ पैसे सी से ले लिए, कुछ पैसे डी से ले लिए, तो यहाँ पे तीन, एक ही प्रॉपर्टी के तीन बंधकदार हो गए, ठीक है ना। तो बी ने कितना दिया, 3 लाख रुपए दे दिया, और सी ने कितना दिया, 2 लाख रुपए, और डी ने 3 लाख रुपए। टोटल 8 लाख रुपए किसको, ए को मिल गए। अब प्रॉपर्टी कितनी है, प्रॉपर्टी एक ही है और बंधकदार कितने हैं, 3 हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए जो डी है, अब वो अलग से बाद लाता है, ठीक है ना, अपने पैसे रिकवर करने के लिए इस प्रॉपर्टी के लिए अलग से बाद लाता है, सी बी अलग से लाएगा, सी अलग से लाएगा। तब यहाँ पे क्या है, अलग अलग बाद लाएंगे, प्रॉपर्टी एक ही है बट यहाँ पे 3 केस एक के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया गया है कि जो, जैसे मान ले डी अलग से बाद लाना चाहता है तो उसके लिए एक ही कंसेंट जरूरी है, अर्थात जो बंधक करता है वो यदि सम्मति दे देता है तभी वहाँ पर बाद लाया जा सकता है, अन्यथा यहाँ पर अलग अलग बाद नहीं लाया जा सकेगा, एक ही बाद लाया जाएगा। एक प्रॉपर्टी बंधक रखी गई है और बंधकदार कितने हैं, 3 बंधक है, या फिर 2 हैं, या फिर इससे अधिक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आज हो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अब यहाँ पे बात करें धारा 67 का, ठीक है ना, 67A। तो बंधक करदार कई बंधकों के एक लाने को कब आबद्ध है। जैसे हमने पढ़ा था धारा 61 में कि वहाँ पे पृथकता या साथ साथ मोचन कराने का अधिकार है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ए है, धारा 61 की बात करें तो जैसे पृथकता या साथ साथ यदि ए ने क्या किया है, 2 या 3 प्रॉपर्टी किसी एक बंधकदार के पास बंधक रख दी, तो अब यहाँ पे ए का अधिकार है कि वो चाहे तो एक प्रॉपर्टी को पहले छुड़ाए या फिर तीनों प्रॉपर्टी को एक साथ छुड़ाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे पृथकता या साथ साथ मोचन कराने का अधिकार किसके पास है, ए के पास। जो बंधकदार एक ही बंधककर्ता द्वारा निष्पादित ए से 2 या अधिक बंधक धारण करता है, ठीक है ना। तो कोई बंधकदार है वो एक से अधिक, 2 से अधिक प्रॉपर्टी को क्या करता है, होल्ड करके रखता है बंधक के रूप में, ठीक है ना। और बंधक करता एक ही है, जिनमें से हर एक के विषय में उस धारा 67 के अधीन एक ही किस्म की डिक्री प्राप्त करने का हक अधिकार है, ठीक है ना। तो जो बंधकदार है उसके अधिकार मिला है किसके अधीन, धारा 67 के अधीन, कोई डिक्री उन प्रॉपर्टी के आधार पर प्राप्त कर सकती है, ठीक है ना। और जो उन बंधकों में से किसी एक के लिए ऐसी डिक्री प्राप्त करने के लिए बाद लाता है, तब यदि संविदा ना हो तो उन सब बंधकों के आधार पर जिनके बारे में बंधक धन शोध हो गया है, बंधक लाने बाद लाने का आबद्ध होगा, ठीक है ना। अरे मान लीजिए यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट है तब तो ठीक है, यदि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो जितनी भी प्रॉपर्टी है और उनका जो अमाउंट था वो ड्यू हो गया है चुकाने का, ठीक है ना, निष्पादित हो गया है, तो उसका अधिकार बन जाता है धारा 67 के अधीन की डिक्री प्राप्त कर सके कि वो जो बंधक करता है वो मोचन के लिए विवर्जित हो जाए, ठीक है ना, मोचन ना करा पाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकता है, डिक्री प्राप्त कर सकता है बंधकदार। अब यदि मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो जितनी भी प्रॉपर्टी सबके बंधकों के आधार पर क्या कर सकता है, वाद ला सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है, आबद्ध है कौन, बंधकदार। अब यहाँ पे धारा 68 की बात करें तो यहाँ पे क्या बताया है कि बंधक धन के लिए वाद लाने का अधिकार। तो जो बंधक धन है उसके लिए वाद लाने का अधिकार किसका है, बंधकदार का। तो बंधक धन के लिए वाद लाने का अधिकार बंधकदार को निम्न दशाओं में या अन्य दशाओं में नहीं, अर्थात यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, उसी दशाओं में ही क्या कर सकता है बंधकदार, बंधक धन के लिए वाद ला सकता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, तो जहाँ के बंधक करता बंधक धन के प्रतिसंदाय के लिए अपने आप को आबद्ध करता है, ठीक है ना। तो जहाँ बंधक करता क्या कहता है, जब धन लेता है, ठीक है, बंधक प्रॉपर्टी रख देता है, और जो ऋण लेता है तो क्या कहता है कि अपने आप को आबद्ध करते हुए कि मैं इस जो भी ऋण है उसको चुका दूंगा बंधक के रूप में जो दिया गया है, और जो यदि मैं नहीं चुका पाता तो जो मेरी प्रॉपर्टी है उसको सेल कर दी जाए, ठीक है, या फिर उसके जब्त कर ली जाए। अब यहाँ पे क्या है कि यदि अपने आप को आबद्ध करता है बंधक करता, तो वहाँ पर यदि संदाय नहीं करता है तो वहाँ पर बंधकदार उसका केस ला सकता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे एक परंतु बताया गया है कि खंड का में निर्देशित दशा में बंधककर्ता का या उसके विधिक प्रतिनिधि का कोई अंतर्ति इस दायित्व के अधीन ना होगा, ठीक है ना, बंधक धन पर बाद चलाया जाए। अब यहाँ पे क्या है, जो बंधक करता है, ठीक है ना, जो बंधकदार है वो कौन है, बंधककर्ता का विधिक प्रतिनिधि या कोई अंतर्ति है, तो उसके लिए बंधक धन के लिए बाद नहीं चलाया जाएगा,
उसके बाद बी नंबर क्या है कि जहाँ की बंधककर्ता और या बंधकदार के सदोष कार्य या व्यतिक्रम से भिन्न हेतु से, ठीक है ना, अर्थात जो बंधक करता है और बंधकदार है वो उससे सद्भावपूर्वक कार्य कर रहे हैं, उससे भिन्न कोई ऐसा हेतु है जिससे बंधक संपत्ति पूर्णतः या भागतः नष्ट हो जाती है या प्रतिभूति धारा 66 के अंतर्गत अपर्याप्त हो जाती है, और बंधकदार ने बंधककर्ता को इतनी अतिरिक्त प्रतिभूति देने के लिए जितने से कुल प्रतिभूति पर्याप्त हो जाए युक्ति अवसर दिया है और बंधककर्ता ऐसा करने में असफल रहा है, ठीक है ना। तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि यदि मान लीजिए जो प्रॉपर्टी है वो नष्ट हो गई या फिर पूर्णतः या फिर उसका कुछ भाग नष्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे कैसा होना चाहिए, यदि बंधक करता या बंधकदार के सदोष कार्य अर्थात सद्भावपूर्वक कोई कार्य है तब नष्ट होगी तब ठीक है, लेकिन यदि ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं सद्भावपूर्वक कार्य कर रहे हैं उससे भिन्न कोई ऐसा हेतु है जहाँ जिसके भी यहाँ पे क्या हो गया है, जो प्रॉपर्टी है वो नष्ट हो गई पूर्णतः या फिर उसका कुछ भाग कुछ पार्ट इसका नष्ट हो गया है, तब यहाँ पे यदि जो बंधकदार है उसने बंधककर्ताओं का एक अवसर दिया होगा कि इतने अवसर के अधीन, ठीक है ना, इतने दिन के अधीन आप क्या करें, कोई प्रॉपर्टी या फिर कुछ पैसे क्या करें सिक्योरिटी के रूप में रखें। यदि ऐसा बंधककर्ता नहीं करता है तो बंधकदार क्या कर सकता है, उस पर वाद ला सकता है। उसके बाद सी नंबर क्या है कि जहाँ की बंधकदार अपनी पूर्ण प्रतिभूति से या उसके किसी भाग से बंधककर्ता के सदोष कार्य व्यतिक्रम के द्वारा परिणाम स्वरूप वंचित कर दिया है, ठीक है ना, तो तब भी क्या कर सकता है, वाद ला सकता है यहाँ पर भी। यहाँ की बंधकदार बंधक संपत्ति पर कब्जे का हकदार है, ठीक है ना, तो जो बंधकदार है वो क्या है, उस प्रॉपर्टी के जो बंधक रखी है उसका कब्जे का हकदार है, वह बंधककर्ता उसे उसका परिधान करने अथवा बंधककर्ता के हक से वरिष्ठ हक के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए विघ्न के बिना उस पर कब्जा सुनिश्चित करने के लिए कराने में असफल रहता है, ठीक है ना। यदि मान लीजिए जो इसे ए है, ठीक है ना, इसने प्रॉपर्टी किसको बंधक रखी थी, बी के पास। अब यहाँ पे क्या है, बी का अधिकार बन गया है कि उस प्रॉपर्टी पे कब्जा ले। यदि मान लीजिए ए कोई सा विघ्न डालता है या फिर ए का कोई विधिक प्रतिनिधि है, कोई भी इसका वारिस है वो विघ्न डालता है, तो वहाँ पर बी क्या कर सकता है, वाद ला सकता है। उसके बाद यहाँ पे अब दूसरा पॉइंट क्या है कि जहाँ की बाद उपधारा 1 के खंड का या खंड खा के अधीन लाया जाता है, ठीक है ना, तो जो हमने ऊपर पढ़ा उपधारा 1 के खंड जो का है और खा है उसके अधीन बाद लाया जाता है, वहाँ यदि बंधकदार अपनी प्रतिभूति का परित्याग नहीं कर देता है, ठीक है ना, जो बंधकदार है यदि अपनी जो प्रतिभूति है अर्थात जो सिक्योरिटी के रूप में रखी गई है यदि उसका त्याग नहीं करता है और यदि आवश्यकता हो तो बंधक संपत्ति का प्रति अंतरण नहीं कर देता है और बाद और उसमें की सब कार्रवाइयों को किसी संविदा के होते हुए भी न्यायालय स्वविवेक में तब तक के लिए बंद रोक सकेगा जब तक बंधकदार बंधक संपत्ति है उसमें शेष जो बची हो उसके विरुद्ध अपने सब उपलब्ध उपचारों को निषेध कर देता है, ठीक है ना। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यदि आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन।